हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है अहम प्रतिरक्षा यंत्र और मनोरचनाएं, रक्षात्मक युक्तियां और समायोजन युक्तियां। ठीक है, पढ़ते हैं। व्यक्ति अपने अहम को टूटने से बचाने के लिए अथवा जिन तरीकों या युक्तियों का प्रयोग करता है रक्षात्मक युक्तियां कहलाती है। ठीक है, क्या होता है? अपने अहम को टूटने से बचाने के लिए जिन तरीकों और युक्तियों का प्रयोग करता है वो रक्षात्मक युक्तियाँ कहलाती है। आगे डिटेल में अध्ययन करते हैं। ब्राउन के अनुसार वे चेतन व अचेतन प्रक्रियाएं जिनसे आंतरिक संघर्ष कम होता है अथवा समाप्त हो जाता है रक्षात्मक युक्तियाँ कहलाती है। इंसान क्या करता है कि अपने अहम को चोट न पहुँचे, अपने अहम को रखने के लिए कौन सी न कौन सी युक्ति अवश्य अपना लेता है ना। तो इससे क्या होता है, उसका संघर्ष कम हो जाता है। ठीक है, तो उनको ही रक्षात्मक युक्तियाँ कहते हैं। और देखते हैं हम आगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आपको ये चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। सबसे पहले क्या है? नकारना। नकारना यानी कि नेगेटिव चीज़ है। इस रक्षात्मक युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति समस्या के अस्तित्व को नकार देता है या समस्या की तरफ से आंखें मूंद लेता है। अनसुना कर देना नकारने का ही रूप है। ठीक है, जैसे कि तूफान में शुतुरमुर्ग का अपना सिर रेत में गड़ा लेना। तूफान आएगा तो क्या सभी नष्ट होंगे, पेड़ पौधे, झोपड़ियाँ, पक्षी भी अपनी जगह घोंसला छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे। लेकिन शुतुरमुर्ग क्या करता है? अपना सिर रेत में गाड़ देता है। तो उसने क्या किया? उसने यूँ मान लिया कि सब तूफान तो बाहर आ रहा है लेकिन रेत के अंदर वहाँ पे मैं सिर छुपा के बैठ जाता हूँ। ठीक है ना। तो उसने क्या किया? उस समस्या से आंखें मूंद ली, उसको नकार दिया, उसको अनसुना कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा है? नकारना। आगे चलते हैं। दूसरा, आक्रामकता, अग्रेसिवनेस कहते हैं इसे। जिस व्यक्ति वस्तु प्राणी से दुख पहुंचता है ना, जिस व्यक्ति से, वस्तु से या प्राणी से दुख पहुंचता है उसे नष्ट कर देने का भाव आक्रामकता है ना। आक्रामकता यही है, अरे मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ, उसकी वजह से मेरे बहुत टेंशन होती है। कभी कभी आक्रामकता का प्रदर्शन स्वयं पर भी कर लेता है। कभी कभी उसे इतना गुस्सा आता है कि स्वयं को भी नुकसान पहुँचा देता है। ठीक है, जैसे पति से लड़ाई होने पर स्वयं का सिर फोड़ना। पति से तो लड़ नहीं सकती, अब पति से नहीं लड़ेगी तो स्वयं का सिर दीवारों से फोड़ लेगी। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि पति से लड़ाई होने पर पति को पीटना। तो ये क्या है? आक्रामकता का प्रदर्शन है। तीसरा शब्द आता है इसमें, विस्थापन, रिप्लेसमेंट। जिस व्यक्ति, वस्तु, प्राणी से दुख पहुंचता है उस पर आक्रामकता प्रदर्शित न करके किसी दूसरी वस्तु, प्राणी पर आक्रामकता प्रदर्शित करना। ठीक है ना। जो हमें दुख दे रहा है, मुझसे यदि कुछ नहीं कह पाते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारे मन की जो आक्रामकता, जो गुस्सा उसके प्रति भरा होता है वो दूसरी जगह निकल जाता है, दूसरे व्यक्ति पे निकल जाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। बॉस से नाराज होने पर पत्नी को पीटना। नाराज तो किसने किया? बॉस ने। उसने ऑफिस में गए, बॉस ने दो चार बदतमीजी से बोल दिया, व्यवहार किया, घर पे गुस्सा, दिमाग खराब हो रहा था, घर पे आके पत्नी से झगड़ा कर लिया। ठीक है, या फिर खेत खाए गधा जुलाहा पिटा जाए, है ना। ये कहावत भी है कि खेत तो कौन खा गया? उसका गधा खा गया, और पिटाई किसकी हुई? जुलाहे की हुई। ठीक है, चौथा शब्द है क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन, है ना। एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में बढ़कर पूरा करना क्षतिपूर्ति है। कैसे? उदाहरण के द्वारा देखते हैं। एक कम सुंदर लड़की का अपने व्यवहार को मधुर बना लेना। लड़की सुंदर नहीं है ज़्यादा तो क्या करेगी? वो बहुत अच्छा व्यवहार रखती है, सबसे ढंग से बातचीत करती है, सबके बीच में तरीके से उठती बैठती है ना। तो ये क्या है? एक कमी थी उसके अंदर, वो सुंदर नहीं थी तो उसने अपना व्यवहार मधुर बना लिया। एक छोटे कद की लड़की का अपनी माँ के ऊंची हील के सैंडल पहनकर अपने आप को कांच में देखना। ये भी है कि किसी का कद छोटा है तो क्या किया उसने? ऊंची हील के सैंडल पहनकर
अपने आप को कांच में देखने लगी कि हाँ मैं भी इतनी लंबी हो गई। ठीक है, क्या था ये? क्षतिपूर्ति। अगला है 5वें नंबर का प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण का तात्पर्य है फेंकना, अर्थात जब व्यक्ति अपनी असफलताओं का दोष किसी दूसरे के ऊपर डाल देता है तो ये प्रक्षेपण कहलाता है। ठीक है, जैसे किसी छात्र का फेल हो जाने पर यह कहना कि अध्यापक ने ठीक से नहीं पढ़ाया, है ना, मेहनत तो छात्र ने नहीं की, वो फेल हो गया, और दोष किस पे मार दिया? अध्यापक पे, कि अध्यापक ने ठीक से नहीं पढ़ाया। तो क्या हुआ? ये प्रक्षेपण। 6वां शब्द आता है हमारे यहाँ युक्तिकरण, औचित्य स्थापना, तार्किकीकरण, रेशनलाइजेशन। ठीक है, जब व्यक्ति अपनी असफलता के लिए झूठे तर्क देकर उसका औचित्य सिद्ध करने का प्रयास करता है। जब व्यक्ति अपनी असफलता के लिए क्या करता है? झूठे तर्क देकर उसका औचित्य सिद्ध करने का प्रयास करता है। ये रक्षात्मक युक्ति युक्तिकरण कहलाती है। उदाहरण, फिसल पड़े तो हर हर गंगे, है ना, गंगा में नहाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन क्या हुआ? फिसल पड़े, फिसल गए, गंगा के पास गए थे, फिसल गए, गंगा में जा कूदे, गिर गए, तो फिसल गए तो हर हर गंगे शुरू कर दिया। ठीक है, बनिए का ये कहना कि मैं शाम को उधार नहीं देता। ठीक है, कोई बनिया है, दुकानदार है, तो वो शाम के व्यक्ति को आता है, उधार में मांगता है, तो क्या कहता है उससे? मैं शाम को उधार नहीं देता। ठीक है, 7वें नंबर पर उदात्तीकरण, मार्गांतीकरण, उन्नयन, शोधन, सब्लिमेशन। असामाजिक अथवा दमित इच्छाओं को सामाजिक स्वीकृत रूप से व्यक्त करना उदात्तीकरण है। असामाजिक अथवा दमित इच्छाओं को सामाजिक स्वीकृत रूप से व्यक्त करना उदात्तीकरण है। फ्रायड के अनुसार यौन इच्छाओं की पूर्ति योग क्रियाओं के माध्यम से करना उदात्तीकरण। फ्रायड ने क्या कहा कि यौन इच्छाओं की पूर्ति किससे कर रहा है? योग क्रियाओं के माध्यम से कर रहा है, तो उदात्तीकरण है। और ऊपर जो हमने पढ़ा है असामाजिक अथवा दमित इच्छाओं को सामाजिक स्वीकृत रूप से व्यक्त करना उदात्तीकरण है। देखते हैं, जैसे घनानंद तुलसीदास, इसे सजित विश्व में पलायन भी कहते हैं। कहानी याद है घनानंद की? नहीं है? तुलसीदास की याद है? चलो बताते हैं आपको। उदात्तीकरण, मार्गांतीकरण, उन्नयन, शोधन, सब्लिमेशन। चलो एक कहानी सुनाती हूँ, है ना। उसमें क्या था कि तुलसीदास जी जो होते हैं, इनकी शादी एक बड़ी सुंदर लड़की से होती है ना। तो जब इनकी शादी बड़ी सुंदर लड़की से हो जाती है तो ये उसमें शादी के बाद उसमें ईश्वर का भी नाम वाम सब लेना छोड़ देते हैं और उसी में रम जाते हैं। ठीक है, तो जब उसमें रम जाते हैं, एक बार कुछ दिन के लिए वो अपने पियर जाती है, उनकी पत्नी जब पियर जाती है तो तुलसीदास जी यहाँ अकेले हो जाते हैं अपने घर पे। तो उनको अपने पत्नी की याद आती है तो क्या करते हैं कि वो भरी बारिश में, बाढ़ में, इनमें जब मौसम बिल्कुल ख़राब हो रहा होता है तो घर से निकल जाते हैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए। ठीक है, तब उनको रास्ते में एक जो नदी पड़ जाती है, क्योंकि बाढ़ आ रही होती है तो नदी पड़ती है उनके रास्ते में, तो नदी बह रही होती है, उस पे से एक लाश होती है जो बहती हुई जा रही होती है। वो सोचते हैं कि ये कोई लकड़ी का वो है, और उस पर बैठ के वो नदी को पार कर जाते हैं और फिर अपनी पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब पत्नी के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी पत्नी सोई हुई है, तो उसे जगा के रात को पूछते हैं तो वो सोई है, तो उस जगह के कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया, मुझसे रहा नहीं जा रहा था तुम्हें देखे बिना, मैं अकेला महसूस कर रहा था। तो पत्नी कहती है इतने भारी बाढ़ के मौसम में और मुझसे मिलने के लिए मेरे पियर आ गए? तो वो कहती कि तुम कैसे आए? कि कुछ नहीं, एक नदी पड़ रही थी रास्ते में, तो उसने सफ़ेद सफ़ेद से कुछ डंडा सा वो बह रहा था, मैं उस पर बैठ के नदी पार करके आ गया। तो पत्नी डिटेल में पूछती है एक सारी बात को, तो वो समझ जाती है कि इन्होंने कोई लकड़ी वकड़ी में बैठ के
नदी पार नहीं किए, बल्कि एक लाश बह रही थी, उसके ऊपर बैठ के ये नदी पार करके आ गए। उसे बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा भी क्या मिलना। उन्होंने कहा यदि आपको इस हार्ड मास के पुतले से इतना ही लगाव है तो इतना लगाव आप ईश्वर से करें, तो आपका जो है ना मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है। तो वो क्या हुआ, उसकी पत्नी ने अचानक ही उनको इस तरह से डांटते हुए समझाते हुए जो बात कही, तो उसका उनका मार्गांतीकरण हो गया। काम तो उनको करना तो क्या था, अपनी पत्नी से मिलना था, मिलके खुश होना था, उसके साथ समय बिताना था, लेकिन ध्यान किधर भेज दिया, पत्नी ने उनका मार्गांतीकरण कर दिया और उनको ईश्वर की ओर ध्यान लगाने के लिए प्रेरित कर दिया। ठीक है। इसे सजित विश्व में पलायन भी कहते हैं। 8 नंबर पे आते हैं प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। व्यक्ति जब अपनी अंतर्निहित इच्छा के ठीक विपरीत व्यवहार करता है तो इसे प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। ऐसे व्यवहार अचेतन इच्छा के बिल्कुल विपरीत होते हैं। उदाहरण, यौन इच्छा की पूर्ति न होने पर आदर्शवाद का ढोंग करना। ठीक है। चलो, क्या है प्रतिक्रिया निर्माण में? व्यक्ति जब अपनी अंतर्निहित इच्छा के ठीक विपरीत व्यवहार करता है ना, तो उसे प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। ऐसा व्यवहार अचेतन इच्छा के बिल्कुल विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पे, यौन इच्छा की पूर्ति न होने पर आदर्शवाद का ढोंग करना। नवा शब्द है दमन, रिप्रेशन, है ना। यह वह मनोरचना है जिसके द्वारा बालक इच्छाएं असहनीय स्मृतियां चेतना से अलग हो जाती है। यह वह मनोरचना है जिसके द्वारा घातक इच्छाएं असहनीय स्मृतियां चेतना से अलग हो जाती। कौन सी इच्छा? घातक इच्छाएं, बहुत बुरी बुरी इच्छाएं होती है, तो चेतना से अलग कर दी जाती है। फ्रायड ने कहा कि दुखद, अप्रिय, कष्टदायक स्मृतियां चेतन क्षेत्र से स्वतः बिना प्रयास के बहिष्कृत हो जाती है। प्रियजन की मृत्यु को धीरे धीरे करके भूल जाना, है ना। बहुत दुखद घटना है किसी प्रियजन की मृत्यु का, लेकिन धीरे धीरे समय अनुसार हम अपने कामों में बिजी होते चले जाते हैं और उस बात को भूलते चले जाते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, ये दमन होगा। 10वां शब्द सुपरेशन, है ना, यानी कि शमन। ध्यान के क्षेत्र में कष्टदायक आवेगों और स्मृतियों को जानबूझकर चेतन अस्वीकृति या निष्कासन शमन कहलाता है। इस मनोरचना के द्वारा व्यक्ति अप्रिय, दुखद व कष्टकारी घटनाओं, विचार, इच्छाओं को चेतन से जानबूझकर निकाल देता है। ठीक है। क्या है इसमें? ध्यान के क्षेत्र से कष्टदायक आवेगों और स्मृतियों को जानबूझकर चेतन अस्वीकृत कर देता है या निष्कासन कर देता है, तो वो क्या कहलाता है? शमन कहलाता है। इसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं। महिला का सुबह सुबह दूध वाले से झड़प हो जाने पर उसका ये सोचना कि जो हुआ सो हुआ, अब सोचने से क्या फ़ायदा। ठीक है। तो क्या हुआ, उसने अपने ध्यान से उस चीज़ को हटा दिया, उसको अस्वीकृति दे दी, हो गया जो हो गया, बात खत्म। ठीक है। 11 रूपांतरण, कन्वर्जन। यह वह मनोरचना है जिसके द्वारा मूल अंतर्नोदी से संबंधित कुंठा से उत्पन्न होने वाली दमित ऊर्जा शारीरिक रोगों के क्रियात्मक लक्षण के रूप में बदल जाती है। ठीक है। काफ़ी भारी लैंग्वेज है, समझो इसको। यह वह मनोरचना है जिसके द्वारा मूल अंतर्नोदों से संबंधित कुंठा से उत्पन्न होने वाली दमित ऊर्जा शारीरिक रोगों के क्रियात्मक लक्षण के रूप में बदल जाती है। जैसे प्रियजन की व्यक्ति मृत्यु होने पर किसी का उसकी याद में मनोरोगी हो जाना, तो क्या था? मनोरचना है, यानी मन के भाव है, मन की बनी हुई चीज़ें हैं। तो अंतर्नोदों से संबंधित कुंठा से उत्पन्न, कुंठा यानी कि किसी प्रियजन की मृत्यु पर इतना शॉक्ड हो जाना कि वो उसको मानसिक रोगी हो जाए व्यक्ति, है ना, कोई रोग हो जाए उसको, इतना कुंठा में पड़ जाए। ठीक है ना। तो प्रियजन की मृत्यु होने पर किसी का उसकी याद में मनोरोगी हो जाना क्या कहलाता है? रूपांतरण।
इसे लाइट ऑफ सिकनेस भी कहते हैं, लाइट टू सिकनेस। 12वां शब्द प्रतिगमन, रिग्रेशन। इसका शाब्दिक अर्थ है लौटना। जीवन की समस्या के समाधान में बाल्यावस्था में लौटने की प्रवृत्ति ही प्रतिगमन है। जैसे किसी युवक का माता का प्यार पाने के लिए जानबूझकर तोतली आवाज़ में बोलना। कितनी बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज पढ़ने लग जाते हैं, उनको बैठे बैठे याद आता है कि मैं अपनी माँ के पास बैठा हूँ तो मैं कैसे बचपन में कैसे तोतला बोलता था, कैसे कैसे करता था, वैसे एक्शन और वैसी हरकतें वो थोड़ी देर के लिए करता है ना। तो क्या होता है, इसका अर्थ है लौटना। जीवन की समस्या के समाधान में बाल्यावस्था में लौटने की प्रवृत्ति ही प्रतिगमन है। जैसे किसी युवक का माता का प्यार पाने के लिए जानबूझकर तोतली आवाज़ में बोलना। ठीक है। 13वां नंबर का जो शब्द है वो है पृथक्करण, विड्रॉल, है ना। इस विधि में व्यक्ति अपने को तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति से पृथक कर लेता है ना। जो उसको तनाव देती है उस स्थिति से खुद को अलग कर लेता है। यदि बालक के मित्र उसका मजाक उड़ाते हैं तो वह उनसे मिलना जुलना बंद कर देता है। बालक के मित्र क्या करते हैं, जैसे किसी बात को लेकर उसका मजाक बनाते हैं तो क्या करेगा, वो उनके पास जाना छोड़ देगा, है ना। ठीक है, पृथक कर लिया उसने खुद को। शब्द नंबर 14 निर्भरता, डिपेंडेंस। इस विधि में व्यक्ति किसी दूसरे पर निर्भर होकर अपने जीवन का उत्तरदायित्व से सौंप देता है। इस विधि में क्या होता है, व्यक्ति अपने किसी दूसरे पर निर्भर होकर अपने जीवन का उत्तरदायित्व से सौंप देता है। उदाहरण से समझते हैं। किसी व्यक्ति का सांसारिक कष्टों से परेशान होकर किसी महात्मा की शरण में चले जाना। किससे परेशान हुआ था वो, सांसारिक बातों से। वो कहाँ चला गया, महात्मा की शरण में चला गया। तो उसने अपनी जिम्मेदारी उस महात्मा के उसमें छोड़ दी कि आप कहोगे जैसा करूँगा, आप रखोगे जैसा रहूँगा, ठीक है ना। और मैं आपकी सत्यनिष्ठा से पालना करूँगा नियमों का। तो अपनी जिम्मेदारी उसने कुछ सोचना बंद करके ये सोच लिया कि ये महात्मा के पास ही रहूँगा, जैसे कहेंगे जैसे करूँगा। ठीक है, तो अपना उत्तरदायित्व उसने क्या किया, उनको सौंप दिया। तो इसमें यही होता है निर्भरता, यानी इस विधि में व्यक्ति किसी दूसरे पर निर्भर होकर अपने जीवन का उत्तरदायित्व उसे सौंप देता है। 15वें नंबर पे आते हैं आत्मीकरण, तादात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। इस विधि में व्यक्ति किसी महान पुरुष, अभिनेता, राजपुरुष, खिलाड़ी आदि के साथ एक हो जाने का अनुभव करता है, अर्थात उसके व्यक्तित्व से अपने को ढकता है। जैसे किसी लड़के का किसी अभिनेता की तरह दिखने के लिए उसी तरह की वेशभूषा धारण करना, केश विन्यास धारण करना। जैसे कोई बच्चा यूँ कहे कि नहीं सलमान खान, मेरे तो फेवरेट हीरो सलमान खान है, तो उनकी तरह बॉडी बनाना, वैसे कपड़े पहनना, वैसे चलना, वैसे बोलना, इस तरह से शुरू कर दे, तो उसे क्या कहेंगे, आत्मीकरण या तादात्मीकरण। 16 नंबर पे आता है अंतर्बाधा, इनहिबिटेशन। ठीक है, यह वह अवस्था है जिसमें एक कार्य घटना या व्यवहार दूसरे कार्य घटना या व्यवहार की अभिव्यक्ति को रोकती है। जब एक व्यक्ति किसी यात्रा पर जाकर लौटता है तो उसे पहले वाली घटनाओं की अपेक्षा बाद वाली घटनाएं ज़्यादा याद रहती है। ठीक है ना। वह अवस्था है जिसमें एक कार्य घटना या व्यवहार दूसरे कार्य घटना या व्यवहार की अभिव्यक्ति को रोकती है। क्या होता है, जब एक व्यक्ति किसी यात्रा पर जाकर लौटता है तो उसे पहले वाली घटनाओं की अपेक्षा बाद वाली घटनाएं ज़्यादा याद रहती है। पहले वाली घटनाओं की अपेक्षा क्या याद रहेगी, उसके बाद वाली घटना याद रहेगी। और जा कर रहा है, यात्रा पर जाकर लौट रहा है। ठीक है। 17 नंबर पे आता है मंतरंग, फैंटेसी। लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व लक्ष्य प्राप्ति के आनंद को कल्पना लोक में प्राप्त करके आनंद का अनुभव करना मंतरंग है। हमने सोच लिया कि हम तो इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और वो हमें कैसा महसूस होगा जब हम इस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, बड़ा आनंद का अनुभव होगा। अपने अपने मन में वो आनंद मन तरंगों में, मतलब कि मन की लहरों से उड़ते हुए उस आनंद का अनुभव करने लगता है। हाँ, मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मुझे ऐसा लगेगा, अब मैं तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं फैंटेसी। जैसे
बालक का हवाई जहाज को उड़ता देखकर उसमें बैठने की बात सोचना, है ना। हवाई जहाज को उड़ता हुआ देख रहा है बालक, तो क्या हो रहा है, उसमें बैठने की बात सोच रहा है। हाँ, ये हवाई जहाज उड़ रहा है, फिर मैं इसमें एक दिन बैठूंगा, कितना मज़ा आएगा। चलो, शब्द 18, दिवा स्वप्न, डे ड्रीम्स। इस विधि में व्यक्ति कल्पना जगत में विचरण करके अपने तनाव को कम करता है। यह एक प्रकार का मन बहलाव है ना। कल्पना जगत में विचरण करने लग जाता है तो उसका तनाव कम हो जाता है, उसका ध्यान दूसरी जगह चल जाता है, तो वो बड़ा अच्छा महसूस करता है। मन बहलाने का एक तरीका है, जैसे आकाश में पक्षियों को देखकर उनके जैसे उड़ने की कल्पना करना। आप आकाश में पक्षियों को देखकर थोड़ी देर के लिए कल्पना करते हैं कि हम भी ऐसे ही उड़ेंगे, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कल्पना तो की जा सकती है। ओके, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे, क्लियर भी हुआ होगा। अगला चैप्टर अगली बार लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।